हफ्ते का आखिरी दिन, शहर की सबसे चर्चित रोड पर खूब चहल पहल, किताबों की एक दुकान और दुकान के सामने लगी एक लाइन, पर थोड़ी अव्यवस्थित से, क्योंकि उसमें ढेर सारे बच्चे भी हैं जिनको उनकी मम्मियाँ बार बार ये बता रही हैं कैसे बात करनी है, क्या पूछना है, किस तरीके से मिलना है। कुछ के हाथों के फ़ोन के कैमरे ऑन हो चुके हैं और कुछ के हाथों में बड़ी खूबसूरत सी ऑटोग्राफ बुक और पेन है। इन्हीं सारे इंतज़ार के बीच में एक सौम्य से मुस्कुराहट लिए वो धीरे से आते हैं और शॉप में रखी अपनी एक चेयर पर बैठ जाते हैं। किसी सेलिब्रिटी की तरह नहीं, बिल्कुल किसी अपने की तरह। हेलो दोस्तों, अंतरा द बुक शेल्फ में मैं अर्चना अपनी सीरीज इनसे मिलिए की तीसरी कड़ी लेकर आई हूँ। आज मैं जिनके बारे में बात करने वाली हूँ वो हम सभी के फेवरेट तो हैं ही हैं, स्पेशली बच्चों के बहुत फेवरेट हैं। उनकी कहानियों के फेमस कैरेक्टर रस्टी और अंकल केन के रचयिता रस्किन बॉन्ड। पैतृक रूप से इंग्लैंड निवासी रस्किन को हिंदुस्तानी होने का गर्व है और पहाड़ों के प्रति बेपनाह प्यार। रस्किन के पिता आब्रे क्लार्क ब्रिटिश वायुसेना में कर्मचारी थे और उनकी मां एडिथ क्लार्क एक एंग्लो इंडियन महिला थी। रस्किन अपने पिता से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके माता पिता में आपस में नहीं बनी और दोनों का तलाक हो गया। जब रस्किन 10 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनके पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। एक तरफ अपने पिता को खोने की बहुत तकलीफ थी उनके मन में और दूसरी तरफ उस सौतेले पिता का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था। ऐसे में वो दिनों दिन एकांत प्रिय होते गए। पढ़ने लिखने का जो उनका झुकाव था उसी को उन्होंने अपने जीवन जीने का जरिया बना लिया। अपनी पारिवारिक स्थितियों से घबराकर वो 17 साल की उम्र में इंग्लैंड भी गए, लेकिन वहाँ भी उनका मन नहीं लगा और वो वापस भारत लौट आए। इसी दौरान उन्होंने अपनी पहली किताब भी लिखी, रूम ऑन द रूफ, जिसे जॉन लेवेनिन राइस पुरस्कार भी मिला। अपनी जीविका के संघर्ष के लिए उन्हें लिखने के अलावा कुछ और नहीं आता था, इसलिए उन्होंने अखबारों के लिए भी खूब लिखा। द पॉयनियर, लीडर, द ट्रिब्यून, द टेलीग्राफ जैसे कई अखबारों के लिए उन्होंने लिखा। वो करीब 10 साल दिल्ली में भी रहे और उनका जो कमरे का किराया था वो 500 रुपये था, पर महीना नहीं, पूरे साल के लिए। लेकिन दिल्ली में रहना भी उन्हें रास नहीं आया। पहाड़ों के प्रति प्यार जो था और 1964 में वो हमेशा के लिए मसूरी आकर बस गए। अगर आपने उन्हें पढ़ा है तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि उन्हें प्रकृति से कितना प्यार था। उनके पूरे लेखन में गढ़वाल बहुत झलकता है। मसूरी की पहाड़ियाँ, राजाजी पार्क, सारे प्रकृति का वातावरण। उनके जो पसंदीदा पात्र हैं सबसे ज़्यादा वो गढ़वाल के छोटे छोटे बच्चे हैं, जिससे शायद उन्हें अपनी कहानियों के लिए बहुत प्रेरणा मिली। पहले मैं जॉन लैंग के बारे में थोड़ा बता दूं। ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे पहले उपन्यासकारों में से एक थे। पेशे से ये वकील थे, लेकिन इन्हें लिखना बहुत अच्छा लगता था। पर भारत के प्रति इन्हें भी बहुत प्रेम था। 1840 में ये भारत आ गए और मेरठ में आकर बस गए। वहाँ ये एक बार निकालते थे, द मुफस्सी लाइट। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ झांसी की रानी और नाना साहेब का केस भी लड़ा था और इन्हीं की कब्र मसूरी में थी, जिन्हें रस्किन बॉन्ड ने आकर खोजा। बहुत अजीब है ना कि जिसके लेखन में बचपन के सारे उल्लास, अल्हड़ता, खुशियाँ भरी हुई हैं, उनकी बहुत सारी कल्पनाएं भरी हैं, निबंध और तमाम वो पहलू जहाँ पे रिश्तों की जीवंतता है, उनके अपने निजी जीवन में रिश्तों का बहुत अकेलापन है। यही वजह है कि उन्होंने कभी शादी नहीं की। हालांकि बाद में उन्होंने एक फैमिली को गोद लिया है, लेकिन उनका यह मानना है कि अगर उनकी शादी हो जाती तो शायद वो इतना बेहतर लेखन न कर सकते। अपनी आत्मकथा लोन फॉक्स डांसिंग में भी उन्होंने अपने जीवन के बहुत सारे पहलुओं को बहुत स्पष्ट लिखा है, स्पेशली बचपन का अंगूठा चूसने की आदत हो, चाहे अपनी नानी से डर की बात, और वही सारी चीज़ें उनकी कहानियों में भी उतरी है। किसी भी लेखक का लेखन सिर्फ कल्पना का पुट नहीं होता, उसके अपने अनुभव और जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है।
और रस्किन बॉन्ड के लेखन में भी यही बात है। अपने 40 साल के लेखन के सफ़र में उन्होंने 100 से भी ज़्यादा उपन्यास, निबंध, कहानियाँ आदि लिखी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लेखन का हिस्सा उन्होंने बाल साहित्य को दिया है। बच्चों की कहानियों में वो अपनी कल्पनाओं से बड़ी रोचकता डाल देते हैं, उनको नए रंगीन सपने दे देते हैं, बच्चे उनमें खो जाते हैं। बाल साहित्य पर लिखी उनकी पहली पुस्तक द एंग्री रिवर थी, जिसे बहुत सराहा गया था, और उनकी लिखी कहानी ब्लू अम्ब्रेला बहुत ज़्यादा पसंद की गई और उस पर एक मूवी भी बनी जिसे विशाल भारद्वाज ने बनाया था। 2007 में उस मूवी को बाल सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड भी मिला था। इसमें एक बहुत प्यारी सी बच्ची है जो अपने एक हार जो कि तेंदुए के पंजों से बना हुआ है, उसको एक टूरिस्ट को देकर उसके बदले एक नीली छतरी लेती है, और वो छतरी सबको इतनी पसंद आती है, इतनी नई सी लगती है कि सभी उससे लेना चाहते हैं। उस छतरी के प्रति उसका प्यार बहुत ही टचिंग सा है मूवी में। विशाल भारद्वाज ने उनके स्टोरी सूजन सेवन हस्बैंड पर भी एक मूवी बनाई है, सात खून माफ, जिसमें प्रियंका चोपड़ा की बहुत अच्छी एक्टिंग है। इसके अलावा 1978 में भी उनकी कहानी द फ्लाइट ऑफ पिजन पर एक मूवी बनी थी, जुनून, वो मुझे भी बहुत पसंद थी। कभी अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उन्होंने फोटो स्टूडियो में भी काम किया था कुछ दिन, लेकिन जब उनका लेखन प्रकाश में आया तो धीरे धीरे सबने उसे बहुत सराहा। जैसे ही उनकी 1-2 किताबें छपी, उन पे उन्हें पुरस्कार भी मिले। उसके बाद पेंगुइन ने भी उनसे कांटेक्ट किया और पूरी दुनिया में उनका साहित्य छा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर, रुडयार्ड किपलिंग, चार्ल्स डिकेंस, टी लॉरेंस, ये सब लेखक रस्किन के बहुत फेवरेट हैं, इन्हें वह बहुत पढ़ते हैं। पर खुद रस्किन की जो सबसे फेवरेट बुक है वो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। रस्किन को उससे आज भी शब्दों को याद करना बहुत अच्छा लगता है। वो डेली अपने कोई ना कोई वर्ड्स याद करते रहते हैं और याददाश्त के वो बहुत धनी हैं, उन्हें कोई भी बात जल्दी भूलती नहीं। हालांकि वो हिंदी बहुत अच्छी नहीं सीख पाए। बचपन में जब वो शिमला के स्कूल में पढ़ते थे तब तो उनकी हिंदी बहुत ही बुरी थी। प्रसिद्ध लेखक मोहन राकेश ने उन्हें कुछ समय तक हिंदी पढ़ाई, कुछ बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ उनकी हिंदी पर, लेकिन भविष्य में जब भी मोहन राकेश की पत्नी उनसे कहती कि आपकी हिंदी हिंदुस्तान में रहकर भी बहुत सुधरी नहीं, तो वो हंसकर एक ही जवाब देते, जितना आपके पति ने पढ़ाया मैंने बस उतना सीखा, और उन्होंने इतना ही सिखाया। और शायद ये उनकी हाजिर जवाबी, ये बातों की कुशलता उनके लेखन में हर जगह झलकती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, कई सारे सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया गया है, लेकिन फिर भी वो बहुत सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। आज भी वो 10 बाई 10 के कमरे में ही रहते हैं। ईसाई होने के बावजूद उन्हें हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत आस्था है। अपने कमरे में उन्होंने सरस्वती भी लगा रखी है, बौद्ध की प्रतिमा भी है और यीशु भी है। अपने कमरे से दिखने वाली गहरी घाटी उन्हें बहुत छूती है। धूप में बैठकर लिखना, एकांत में लिखना उन्हें बहुत पसंद है, और सबसे ज़्यादा पसंद है जैसे ही फुर्सत मिले जमकर सोना। अपने आप को वो थोड़ा आलसी कहते हैं। फिल्मों में स्क्रिप्ट राइटिंग का लिखना हो या फिर डिजिटल माध्यम, उन्हें दोनों नापसंद है। वो बहुत ही सरल तरीके से रहना पसंद करते हैं। उनके लिए लेखन का मतलब है अच्छा विज़न। जितना अच्छा विज़न होगा उतना अच्छा आप लिख सकते हैं, जितना आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आप सोच सकते हैं। आज के लेखकों से उनका यही कहना होता है कि आप में लेखन भले ही जन्मजात गुण हो सकता है, पर लेखन हमेशा सुधारने और निखारने वाली चीज़ होती है, तभी कामयाबी मिलती है। और कामयाबी हमेशा धीरे धीरे ही आनी चाहिए, वरना सफलता सर चढ़कर बोलने लगती है। जिनके खुद के जीवन में और लेखन में भी जहाँ तमाम लव स्टोरीज में दुखांत है, वो मन के बहुत सॉफ्ट हैं, इतने सॉफ्ट कि उन्होंने भूतों पे बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, पर उनके किसी भी भूत से डर नहीं लगता। उनके भूत भी बहुत स्वीट और शालीन हैं, उनसे प्यार हो जाता है। जीवन के इतने सालों के बाद भी अपनी इस उम्र में वो हर पल को सीखना चाहते हैं। इन दिनों वो गढ़वाली लोक संगीत सीख रहे हैं। हालांकि उन्हें बहुत अच्छा गाना नहीं आता, ऐसा वो कहते हैं, और इसके साथ ही अपने बचपन की एक बहुत मधुर याद बताते हैं कि उन्हें सिर्फ अच्छा चेहरा होने की वजह से कोरस में रखा जाता था,
लेकिन उनके टीचर हमेशा ये शर्त रखती थी, तुम गाओगे नहीं, सिर्फ मुंह हिलाओगे। और एक दिन उन्होंने टीचर से बदला भी लिया, गा दिया। उसके बाद उन्हें कभी कोरस में भी शामिल नहीं किया गया। दरअसल रस्किन सिर्फ एक महान लेखक नहीं है, वो हमारे किसी ऐसे घर के बड़े बुजुर्ग की तरह हैं जो बहुत जिंदा दिल है, खुश रहना जानता है, दूसरों को खुश रखना जानता है। जीवन की हर छोटी बड़ी बात पर उसकी पैनी नज़र है। तो जब भी आपको मसूरी जाने का मौका मिले तो कैम्ब्रिज बुक स्टोर पर जरूर जाइएगा। हर शनिवार कई सालों से वो लगातार 1-2 घंटे के लिए वहाँ शाम को ज़रूर आते हैं और अपने फैंस, अपने चाहने वालों के साथ, अपने प्रशंसकों के साथ एक अच्छा खूबसूरत सा वक्त बिताते हैं। आप उनसे मिलने का प्लान तो ज़रूर बनाना, लेकिन साथ ही मुझे ये भी बताना कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। दरअसल हम किसी भी लेखक को उसके लेखन से ही ज़्यादा जानते हैं, लेकिन लेखक की भी अपनी एक दुनिया होती है जो किसी उपन्यास, कहानी या बातों से कम इंटरेस्टिंग नहीं होती। और आपसे बांटने में मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरा साथ देने के लिए। जल्दी फिर मिलते हैं अपनी और बातों के साथ। गुड बाय।